हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, और क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लिए हैं तभी तो फाइनल की क्लासेस के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं। चलो, हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आप सभी ने इंटरमीडिएट लेवल में ग्रुप 1 में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, ग्रुप 2 में भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है। यहां पर हम बात करें तो कोई वर्ड अकाउंटिंग नहीं है, जबकि ग्रुप 1 में भी कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड था और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड था। लेकिन फाइनल की सिलेबस की हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपको अकाउंटिंग वर्ड नहीं मिलेगा। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, आपने न सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पहले पढ़ा है, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। लॉ आपने पढ़ा है, इनकम टैक्स आपने पढ़ा है, जीएसटी आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अकाउंटिंग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या बात करने वाला हूँ, अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो जो सिलेबस आपने इंटरमीडिएट लेवल पर किया है उसे और डिटेल में ले जाने का काम आपका सीएफआर में होगा। और डिटेल में जाएंगे। जो इनकम टैक्स आपने इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ा है, क्या आपको लगता है कि फाइनल में जाकर, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर 5 हेड्स ऑफ इनकम आपने पढ़ी हैं, तो क्या फाइनल में जाकर ये 5 हेड्स से बढ़कर क्या 10 हेड्स हो जाने वाले हैं? नहीं। फिर क्या करना है, उन्हीं 5 हेड्स ऑफ इनकम को और डिटेल में डिस्कस करना है विद केस स्टडीज। जो आपने जीएसटी इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ी है, आपको क्या लगता है फाइनल में जाकर वो जीएसटी सब्जेक्ट हमारा बदल जाने वाला है क्या? नहीं। बस अभी भी 100 मार्क्स का आपको पढ़ना है फिर से जीएसटी, और वही चीजें जो आप इंटर में पढ़ के आए हैं उन्हीं को और डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन मैंने इन सब्जेक्ट्स की बात आपसे की तो, लेकिन अगर हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करें, इंटर में जो आप पढ़कर आए हैं, फाइनल में आकर मुझे लगता है मैक्सिमम 10 to 20% आपके काम आने वाला है। क्योंकि यहां पर जो भी सब्जेक्ट अब हम डिस्कस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, जिस कंपनी में वो कॉस्ट अकाउंटेंट जॉब करता है, उस कंपनी को किस तरह के डिसीजंस देने होते हैं, वो अब हमें यहां से स्टार्ट करना है। यानी आप कल को जाकर किसी कंपनी के लिए जो काम करने वाले हैं वो तो अब यहां से स्टार्ट होगा। मतलब सर, हमने जो पहले से, आज से पहले पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, वो किसी भी काम का नहीं था। आपसे ही मैं पूछ लेता हूं, आप सोचिएगा और बताइएगा। आपने इंटरमीडिएट सिलेबस में निकाला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने निकालना सीखा कि एक कंपनी को एक लॉट में कितना मेटेरियल परचेज करना चाहिए। एक बात बताओ, ये सब तो एक 12वीं के बाद, 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करता है उसे भी पता है। और अगर उसे भी ये पता है कि क्यों कैसे निकाली जाती है, आपको भी ये पता है, और आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपको दिया गया होगा और लगाओ फॉर्मूला, यूज करो कैलकुलेटर और आंसर निकाल दो, निकल गया आंसर। क्या लगता है आपको, एक कंपनी आपको एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट एक बड़े पैकेज पर हायर करेगी, आपसे ये कहेगी कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल कर बता दीजिए? या एक कंपनी जो कि आपको लेबर चैप्टर में सिखाया गया कि हाल से प्लान लगाइए और वर्कर के वेजेस निकालिए, टेलर प्लान लगाइए, मैरिक प्लान लगाइए, और बहुत सारे प्लान आपने पढ़े, रोवन प्लान लगाइए, आपको क्या लगता है एक कंपनी आपको इतने बड़े पैकेज पर हायर करके अपने वर्कर्स, जो उसकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, उनके वेजेस कंप्यूट करवाएगी आपसे? मतलब क्या लॉजिक है, आप समझो। क्या आपको अब जाकर किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है या प्रोसेस अकाउंट बनाना है? इनमें से फ्यूचर में, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सिलेबस, सीएमए क्वालिफाई कर लेने के बाद, आपको इनमें से कोई भी काम नहीं करना है।
और ना ही जब कंपनी आपको एक हायर पैकेज पर हायर करती है एज ए सीएमए, एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ना ही कंपनी इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस आपसे एक्सपेक्ट करती है। फिर कंपनी आपको एक हायर पैकेज पर हायर करके आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है, आपसे किस तरह के डिसीजंस की उम्मीद रखती है, वो आपको अभी तक नहीं बताया गया है। मेनली कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या काम है, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या काम है, वो अब यहां से आपके सिलेबस में डाला गया है, जो कि हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। ये यानी ध्यान रखिएगा, कल को जाकर ना तो आप ईओक्यू निकाल कर बताएंगे कंपनी को, ना वर्कर्स के वेजेस निकालेंगे, ना कोई ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है आपने, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ना प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो सर फिर हमें करना क्या है? अभी इन शॉर्ट आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आप सोच नहीं सकते वो आपने करना है। आप सोचो जरा एक बात, आज की डेट में आप लोग और हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कितनी सारी साइटें हमारे पास अवेलेबल हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, कितने सारे एप्स हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ईबे है, और न जाने कितनी सारी एप्स, कितनी सारी साइट अनगिनत हमारे ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कई बार आपको नहीं लगता कि हमने शॉपिंग में ऑनलाइन जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर हमें घर पर डिलीवर हो गया है, आपको कई बार ऐसा फील नहीं हुआ कि सर जितने में हमें प्रोडक्ट मिल गया, इससे ज्यादा तो कंपनी की कॉस्ट ही आ गई होगी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके और हमें डिलीवर करने की। यानी अगर कंपनी की कॉस्ट ही इससे ज्यादा है जिस जिस प्राइस पर उसने हमें दे दिया है, तो कंपनी ने फिर कमाया क्या होगा? आपको कई बार ऐसा फील नहीं हुआ? होता है ना ऐसा कई बार। तो अब वो कंपनी कॉस्ट से भी कम प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर सकती है क्या? और वो कौन सा कॉस्ट अकाउंटेंट उस कंपनी में बैठा होगा जो कॉस्ट से भी कम प्रोडक्ट को बेचने के लिए रिकमेंड कर देता है? यानी कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप समझ सकते हैं। और ये डिसीजन कौन देता है कंपनी को कि कंपनी को किस प्राइस पर, इस प्राइस पर बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? ये कॉस्ट अकाउंटेंट ये कंपनी को डिसीजन देगा, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी को डिसीजन देगा। कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो हमें यहां पर सीखना है। तो हमारा सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मतलब हमने जो इंटर में पढ़ा था वो सब बिल्कुल बेकार हो गया क्या? बिल्कुल बेकार नहीं हुआ है। कुछ चीजें हैं इंटर में, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं कि सर हमें ईओक्यू का क्वेश्चन है, सोल्व करना आता है, लगाया फॉर्मूला, यूज किया, कैलकुलेटर, आंसर निकाल दिया, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, कोई भी फॉर्मूले की आप बात करें, अगर आप फॉर्मूले रटकर और क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन अगर आपको हर एक चीज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट मालूम है तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। वो कॉस्ट अकाउंटिंग की सिर्फ एलिमेंट्री नॉलेज थी जो आपको इंटरमीडिएट लेवल में आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने दे रखी थी। अब एक कॉस्ट अकाउंटेंट क्या काम करेगा वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? सिलेबस की बात करते हैं। सब्जेक्ट आपको मैंने लिखवा दिया यहां पर, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। अब आप कितनी बात मेरी समझ पाते हैं ये देखते हैं, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये है 2000 XX, कोई भी ईयर हम ले लेते हैं, कोई भी ईयर हम ले लेते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये साल यहां से यहां पर काम यहां से स्टार्ट हुआ, वर्कर्स ने अपना काम किया, कंपनी प्रोडक्शन करती रही, मार्केट में बेचती रही, जिस तरह का भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती आ रही है, बनाती आ रही है, बनाती आ रही है, और ये साल हो गया कंप्लीट। इस साल में कितना मटेरियल खर्च हुआ, कितनी लेबर खर्च हुई, ये सारी डिटेल आपको यहां पर दे दी जाती है। और आज आपसे कहा जाता है कि इस कंपनी का अगर ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट बनाइए? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए।
अगर कंपनी प्रोडक्शन वर्क को अलग अलग प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके काम करती है तो इन कंपनीज के लिए प्रोसेस अकाउंट बनाइए। ये सब आपने किया है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आपने इंटरमीडिएट लेवल पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए हैं या प्रोसेस अकाउंट बनाए हैं, कौन से पीरियड के लिए बनाए हैं? जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका है। ये साल खत्म हो गया है और इस साल के खत्म होने पर आज आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे कहा गया है कि अकाउंट आप प्रिपेयर करें। ये बात समझ आ रही है? यानी जो पीरियड बीत गया है आपने उसके लिए एक कंप्यूटेशन की है, एक स्टेटमेंट बनाना आपको सिखाया गया है इंटरमीडिएट लेवल पर। ये बात ठीक है? अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आपने बना लिए हैं ये क्या है? ये है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये है अकाउंटिंग करना। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि फाइनल के सिलेबस में हमारे पास अब सिलेबस का नाम में कहीं पर भी अकाउंटिंग वर्ड नहीं है। अब हमें कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है सर, फिर हमें क्या करना है समझो जरा। मैं दोबारा से यही लाइन यहां पर डालता हूं। ये साल यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर कंप्लीट होगा, ठीक है? आज कंपनी यहां पर है, मैंने कहा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आज कंपनी यहां पर है और कंपनी आपसे, आप कौन है कंपनी के? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। आज कंपनी यहां पर खड़े होकर आपसे कहती है कि सर इस आने वाले साल में, आने वाले साल में, क्योंकि हम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बात कर रहे हैं, कि सर इस आने वाले साल में कंपनी के पास कुछ ऑफर हैं, ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3। ये 3 ऑफर कहिए, आप 3 प्रपोजल कहिए, बात एक ही है। कंपनी के सामने 3 प्रपोजल्स हैं जो कि डिफरेंट प्रपोजल्स हैं और कंपनी की कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से कंपनी तीनों प्रपोजल को एक साथ एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। तो कंपनी की लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से कंपनी को इन तीनों प्रपोजल में से कोई एक प्रपोजल चूज करना पड़ेगा। और अगर कंपनी तीनों में से कोई एक प्रपोजल कंपनी को चूज करना पड़ेगा तो कौन सा प्रपोजल कंपनी के लिए इस कमिंग ईयर में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा? ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? कौन सा प्रपोजल बेनिफिशियल होगा और कौन से पीरियड के लिए? कमिंग पीरियड के लिए। तो आज आपने, आज यहीं पर खड़े होकर इन तीनों प्रपोजल के लिए कुछ कंप्यूटेशन करनी है, इन तीनों प्रपोजल का इवेल्युएशन करना है और कंपनी को बताना है कि प्रपोजल 1 सबसे बेस्ट है कंपनी के लिए, प्रपोजल 2 सबसे बेस्ट है या प्रपोजल 3 सबसे बेस्ट है। आप एक एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 आप रिजेक्ट कर देंगे। अब आप सोचिए जरा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहां पर आपके काम आने वाला है? कौन सी वेजेस, हल से प्लान, रोवन प्लान आपके काम आने वाले हैं? क्या आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालकर क्या बताने वाले हैं यहां पर कंपनी को? यानी आज आपसे कंपनी वो डिसीजन मांगेगी जिस पर उसे फ्यूचर में काम करना है। तो अल्टीमेटली जो आप डिसीजन कंपनी को देंगे और उस पर कंपनी फ्यूचर में उस साल में वर्क करेगी, तो अल्टीमेटली कंपनी को चलाने वाला कौन? आप लोग। अब आप लोगों को यह समझना है कि आज हम ये डिसीजन लेकर बताएंगे कि फ्यूचर में कंपनी क्या करे जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। जो प्रपोजल कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो वो डिसीजन आपने आज देना है। तो आज इस डिसीजन को लेने के लिए क्या फैक्टर कंसीडर किए जाने चाहिए और किन फैक्टर्स को इग्नोर कर देना चाहिए, किस कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए और किस कॉस्ट को इग्नोर कर देना चाहिए। यानी कुछ कॉस्ट ऐसी भी होंगी जिन्हें हम डिसीजन देते समय कंप्लीटली इग्नोर करके चलेंगे। और आप सोचो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कई बार आपको ये लगता होगा कि सर कॉस्ट से भी कम प्राइस पर हमें प्रोडक्ट मिल गया, तो कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने कुछ कॉस्ट को इग्नोर किया होगा, तभी ये पॉसिबल है कि आपको कॉस्ट से कम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाया हो। तो आप
अब मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम कोई अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं। जब मैं अभी सिलेबस आपके सामने लिखूंगा, जो हमारा फाइनल का सिलेबस है उसे मैं अभी अभी हम नोट डाउन करने वाले हैं, आप समझिएगा कि कुछ वर्ड्स आपको सिर्फ ऐसे लगेंगे कि हाँ सर, इंटर में इस वर्ड का भी चैप्टर हमारे सिलेबस में था। सिर्फ कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लगेगा, अदरवाइज सारा सिलेबस, लगभग सारा सिलेबस यानी मोर देन 70% सिलेबस आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। चलो सिलेबस डिस्कस करते हैं, आप मेरे साथ लिखिएगा। आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसका ओवरव्यू लेंगे कि आखिर हमें इस सिलेबस में इंस्टीट्यूट क्या सिखाना चाहता है। देखें, SCM, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है ना, अभी हमने लिखी हुई तो थी, ये लो मैं फिर से लिख देता हूं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इस सिलेबस को हमने अपने समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैंने कहा हमने अपने समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, देखिएगा। फर्स्ट वन इज कॉस्ट मैनेजमेंट। आप मेरे साथ लिख रहे हैं। एंड सेकंड वन इज ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं OR, जिसे हम शॉर्ट में नाम देते हैं OR। और आपको पता होगा कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पर भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ा है। वहां पर क्या वर्ड था? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और यहां पर क्या वर्ड्स आ गया है? ऑपरेशंस रिसर्च। यानी वो सब कुछ कॉन्सेप्ट जो आप OM में पढ़ के आए हैं, हमें यहाँ पर फिर से पढ़ने हैं, और थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए, थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। लिखें, मेरे साथ लिखेंगे। सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्ट, सेकंड मार्जिनल कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम एनालिसिस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक्टिविटी
बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग। हमने दो पार्ट्स में इस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है अपने समझने के लिए, अपनी क्लासेस को चलाने के पर्पज से। एक हमने कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से यहाँ पर लिख दिया है, और इधर अब आप लोग लिखेंगे ऑपरेशंस रिसर्च वाली साइड में सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम। सर ये तो हमने ओएम में पढ़ा था, मैम ने भी तो यही कहा आपसे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, लर्निंग कर्व, सिमुलेशन, पर्ट सीपीएम, इसे नेटवर्किंग या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से भी जाना जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए ये हमारा सिलेबस है फॉर 100 मार्क्स, और इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट मैनेजमेंट के पार्ट को 70 मार्क्स सिलेबस में डाल रखा है, और ऑपरेशंस रिसर्च 30 मार्क्स। इस तरह इंस्टीट्यूट ने ये 100 मार्क्स का पेपर हमारा फाइनल में पेपर नंबर 15 बना रखा है। क्लियर है? मैंने आपको इस सिलेबस से लिखवाने से पहले आपसे कहा कि हमें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन देना है। इस सिलेबस में अब हमें पढ़ना कैसे है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला चैप्टर आपका मैंने लिखा रेलेवेंट कॉस्ट, और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बात की कि किसी डिसीजन को लेते समय कौन सी कॉस्ट कंसीडर करें और कौन सी कॉस्ट को इग्नोर करें, वो हम रेलेवेंट कॉस्ट चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। यानी किसी डिसीजन के लिए कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी कॉस्ट नॉट रेलेवेंट है। यानी हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किस कॉस्ट को कंसीडर करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीजन में, और किस कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, वो हम इस चैप्टर के अंदर, रेलेवेंट कॉस्ट चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मार्जिनल कॉस्टिंग में अब आपको कुछ नया बताने वाला है क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग सर हमने ग्रुप 1 में भी पढ़ी है, मार्जिनल कॉस्टिंग हमने ग्रुप 2 में भी पढ़ी है, लेकिन यहां पर बहुत सारे अलग तरह के डिसीजंस हम वो भी कंसीडर करके चलेंगे। यानी यहां पर हम कहें बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पढ़ी है वो तो है ही, उसके अलावा भी हमें बहुत सारे अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनाने हैं। मेक और बाय डिसीजन, देखिए मेक और बाय डिसीजन अपने आप में कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनल के लिए। यानी मैं ये जो भी सिलेबस लिखे हैं ना, ये हमने टॉपिक वाइज सिलेबस लिखे हैं कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को आगे चलाएंगे। इसमें से मोर देन 50% सिलेबस सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का ही है। तो ये जो हमने ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा है ये बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग है। आगे बहुत ये जो मेक और बाय है ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग की ही एक एप्लीकेशन है। अच्छा, मेक और बाय से मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है
उस प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। कंपोनेंट बोला मैंने, कोई भी प्रोडक्ट है। अब हम एसी की अगर बात करें, एक एसी की बात करते हैं तो एसी में कितने सारे कंपोनेंट लगते हैं, है ना। कंप्रेसर, अब एसी में कंप्रेसर भी यूज होता है, तो कंप्रेसर ये एक कंपोनेंट है। अच्छा, ये सारे कंपोनेंट विद इन द फैक्ट्री पहले कंपनी प्रोड्यूस करेगी और फिर उन सभी कंपोनेंट को असेंबल करके कंप्लीट एसी बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस एसी में फैन भी लगता है। अब एक आउटसाइड वेंडर अगर कंपनी से कहने लगे कि सर आप जो अपने एसी में ये फैन यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ये फैन आप हमसे बना बनाया ले सकते हैं। जब एसी बनाने वाली कंपनी के सामने इस तरह का डिसीजन आएगा तो वो कंपनी आपके पास आएगी, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, और आपसे पूछेगी कि बताइए सर, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में ये जो फैन नाम का कंपोनेंट यूज होता है, ये फैन एक आउटसाइड वेंडर हमें बना बनाया देने के लिए तैयार है, तो क्या हमें ये इन हाउस इन फैक्ट्री खुद प्रोड्यूस करना चाहिए या इस सप्लायर से परचेज कर लेना चाहिए। तो इस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हम ये डिसीजन लेंगे, मेक इन फैक्ट्री और बाय फ्रॉम आउटसाइड वेंडर। इस डिसीजन को कैसे हम कंसीडर करते हैं वो हम यहां पर सीखेंगे। इस टॉपिक को हमने नाम दिया है मेक और बाय डिसीजन। क्लियर हो गई ये बात। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? कई बार क्या होता है कि कंपनी की कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से, अच्छा कैपेसिटी लिमिटेड है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो गई है। अच्छा, कैपेसिटी लिमिटेड है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, नई मशीनें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, अपने कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए। अब क्या लगता है आपको, कोई चुटकी बजाने वाला काम है क्या कि आज हम ये सोचें कि नई फैक्ट्री डाल लेते हैं एक, या आज हम ये सोचें कि नई मशीनें इंस्टॉल कर लेते हैं? इसमें टाइम चाहिए होता है। अब मान लीजिए इसमें टाइम लगेगा 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो अब 1-2 साल के लिए क्या करें? हमारे कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, अगर हमने उनकी डिमांड को आज और अभी मीट नहीं किया और हमारा कस्टमर किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा कस्टमर तो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो कंपनी क्या करती है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि उसकी खुद की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो जाती, किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवा लेते हैं। जब हम अपने कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे लोकल मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में कराते हैं और उससे काम कराकर उससे फिर वो प्रोडक्ट लेते हैं, अपना ब्रांड नेम यूज करते हैं और अपने कस्टमर को सेल करते हैं, तो जब हम बाहर से ये काम करवाते हैं तो इसे हम नाम देते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दोनों में फर्क है। मेक और बाय में मैंने कहा एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हम डिसीजन ले रहे हैं, मेक इट और बाय इट। लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग में मैंने क्या कहा, फाइनल प्रोडक्ट को ही बाहर बनवाना पड़ रहा है क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है, और ओनली फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी, हमारी कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो जाती है। तो यह डिसीजन कैसे लिया जाता है वो हम यहां पर सीखेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग में। ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरमीडिएट लेवल पर आपको इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत सिंपल थे। एक कंपनी के अगर 2 डिपार्टमेंट हैं तो जिस प्राइस पर वो दोनों डिपार्टमेंट आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने क्या कहा, जिस प्राइस पर ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं उस प्राइस को हम नाम देते हैं ट्रांसफर प्राइस। आपको ध्यान होगा एक चैप्टर आपने पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने यही सीखा था कि सर ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में जाएगा प्रोडक्ट, बी प्रोसेस से सी प्रोसेस में जाएगा प्रोडक्ट, और आपको यह भी ध्यान होगा कि वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जहां पर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कुछ प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके तब अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है। क्या बोला मैंने? कुछ प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके तब अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है। जिस प्राइस पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है उस प्राइस को हम नाम देते हैं ट्रांसफर प्राइस। अब ये ट्रांसफर प्राइस कैसे कंप्यूट किया जाना चाहिए वो हम सीखेंगे यहां पर इस चैप्टर के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग में।
क्लियर है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके लिए नया नहीं है, ग्रुप 1 में भी आप पढ़कर आए हैं, ग्रुप 2 में भी आप पढ़कर आए हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि आपने कैसे पढ़ा है। आपको हो सकता है कुछ टेबल बनवा दी गई हो कि सर टेबल का कॉलम नंबर 1, टेबल का कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, और पता नहीं क्या क्या करके आपको रटाई जाती हैं चीजें, एसआर इनटू पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता। और ये वेरिएंस निकालना है तो दिस कॉलम का टोटल माइनस दिस कॉलम का टोटल, ये वाला वेरिएंस निकालना है तो दिस माइनस दिस, ऐसे ऐसे कर देना और वेरिएंस निकल जाएंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है सर वो हमें भी नहीं पता। तो अगर ऐसा है तो यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे तो हम पूरा स्टार्टिंग से ही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कहीं एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप यहां पर भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो इंटर के रटे रटाए तरीके लगाने की कोशिश करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। देखिए, कहीं पर भी हमारे इस सिलेबस में इंटर के सिलेबस का लिंक होगा, कहीं पर भी अगर हमारे सिलेबस में इंटर के सिलेबस का लिंक होगा, मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से डिस्कस करूंगा, इसलिए प्रॉब्लम होने की कोई बात ही नहीं बच जाएगी। हाँ, जैसे मैं कहूंगा आप वैसे मेरी बातों को समझते हुए क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि सर हमने जो इंटर में तरीका लगाया था वो लगा दिया। बेटा, कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे उस तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन में फिर आपको प्रॉब्लम आने लगेंगी, क्योंकि यहां पर आप इस बात को खुद समझकर देखें कि ऐसा इस चैप्टर में क्या है जो ग्रुप 1 में भी, ग्रुप 2 में भी और फिर फाइनल लेवल पर फिर से ये चैप्टर आ गया। अब हमें बहुत डिटेल डिस्कशन इस पर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता है आपको, वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल में कंपनी ने कितनी कॉस्ट इनकर की है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो ये डिफरेंस है, यही वेरिएंस है। और इस वेरिएंस के लिए किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम हमें यहां पर सीखना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर। ठीक है, जस्ट इन टाइम एनालिसिस नाम आपने सुना होगा इंटर में। ये हो सकता है जस्ट इन टाइम के बेस के लिए आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसका पढ़ा हो। जस्ट इन टाइम क्या है? इंटर में एक चैप्टर आपने पढ़ा मटेरियल, और मटेरियल चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया कि कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए जो मेटल की जरूरत होती है, कंपनी वो मेटल परचेज करती है और उसे होल्ड करके रखते हैं। कहां? स्टोर रूम के अंदर होल्ड करके रखते हैं। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेटल की जरूरत आती रहती है तो स्टोर रूम से वो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम इशू करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, मटेरियल को स्टोर रूम में होल्ड करने की वजह से कंपनी को कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ती होगी? क्या आपने नहीं पढ़ा? कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट, किसी भी नाम से कहें आप, मतलब एक ही है। स्टोर रूम में मटेरियल को होल्ड करने की कॉस्ट सोचो जरा, स्टोर रूम का रेंट, स्टोर रूम से मटेरियल चोरी ना हो जाए, दो गार्ड रखे हुए हैं स्टोर रूम में, स्टोर रूम के गेट पर दो गार्ड रखे हुए हैं ताकि मटेरियल चोरी ना हो जाए। एक बात बताइए, उन दोनों गार्ड की सैलरी किस वजह से देनी पड़ रही है? स्टोरिंग करने की वजह से, स्टोर रूम में मटेरियल को होल्ड करने की वजह से। कई बार क्या होता है कि मटेरियल खराब ना हो जाए तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। मटेरियल खराब ना हो जाए, मटेरियल का इंश्योरेंस कराना पड़ जाता है। ये कितनी सारी तरह की कॉस्ट है, और ये कॉस्ट सिर्फ कंपनी को क्यों इनकर करनी पड़ती है? क्योंकि स्टोर रूम में मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी कंपनीज की ये स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उन कंपनीज के लिए एक डिसीजन लिया जाता है जस्ट इन टाइम एनालिसिस। और जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि क्या जरूरत है मटेरियल को खरीदकर पहले से स्टोर रूम में होल्ड करने की, क्या जरूरत है इसकी? क्यों ना मटेरियल तभी परचेज किया जाए जब प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट हो। मतलब स्टोर रूम में मेटल को होल्ड करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म करो ना, और जब मेटल को होल्ड ही नहीं करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट, नॉर्मल सी बात है, वो कम हो जाएगी। तो स्टोरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हमने नाम दिया जस्ट इन टाइम एनालिसिस। यानी जस्ट इन टाइम एनालिसिस में हम ये सीखेंगे कि जिस टाइम पर प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल की जरूरत है, जिस टाइम पर प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल की जरूरत है, जस्ट उसी टाइम पर क्यों नहीं परचेज कर लें? जस्ट इन टाइम, जब टाइम
जिस टाइम में रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पर परचेज करें। तो हमें यहां पर डिसीजन देना होगा कि क्या किसी कंपनी को जस्ट इन टाइम सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं, या जैसे पुराने तरीके से कंपनी काम करते आ रही है वैसे ही करते रहे। तो कुछ कंपैरिजन करने पड़ेंगे कि बिफोर जस्ट इन टाइम कंपनी की कॉस्ट क्या आती है और आफ्टर जस्ट इन टाइम कंपनी की कॉस्ट क्या आएगी, जो कम होगी वो बेस्ट होगा। कैसे ये डिसीजन लिया जाता है वो हम सीखेंगे जस्ट इन टाइम एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहां पर सारे एफर्ट क्वालिटी को मैनेज करने के लिए लगाए जाते हैं, सारे एफर्ट क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। तो इसमें किस तरह के डिसीजन होंगे कि कंपनी को क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। अब क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने से हो सकता है कॉस्ट बहुत बढ़ जाए या हो सकता है कॉस्ट कम आ जाए। मतलब सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने में क्या करना पड़ेगा, मटेरियल का इंस्पेक्शन करें या नहीं करें, फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर को बेचने से पहले उसका इंस्पेक्शन फाइनल स्टेज पर करें या नहीं करें। अब सोचो जरा, इंस्पेक्शन करेंगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगी, इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो ऐसे ही बेच दो। आपने न जाने कितने तरह के प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं। चलो मैं बात करता हूं, सिंपल सी ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है। आप अगर कोई ब्रांडेड कैलकुलेटर खरीदते हैं तो आपने देखा कभी कैलकुलेटर के पीछे एक छोटा सा गोल सा स्टिकर लगा होता है, छोटा सा गोल सा स्टिकर जो ऐसे हिलाने पर रंग बिरंगा सा कलर आपको दिखाई देते हैं। वो स्टिकर आप उसे देखें तो उस पर पता है क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है ओके टेस्टेड। यानी इस तरह का गोल सा स्टिकर होगा, वो छोटा सा होगा, इस तरह लाइन डली होगी, यहां पर लिखा होगा ओके टेस्टेड। इसका मतलब क्या है, यानी कंपनी ने जब ये कैलकुलेटर प्रोड्यूस किया, मार्केट में सेल करने से पहले इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गया, और जब ये उस इंस्पेक्शन में उस टेस्ट में बिल्कुल ठीक पाया गया तब मार्केट में इसे कस्टमर को बेचा गया है। तो यानी ये इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए वो हम सीखेंगे, कंपैरिजन करेंगे यानी कॉस्ट का, कि कंपनी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करे या नहीं करे। तो उसमें इंस्पेक्शन तो सिर्फ एक कैटेगरी है, बहुत सारी चीजें वहां पर हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। कैसे करते हैं, कैसे कंपैरिजन होगा, यहां पर सीखेंगे। आपने ग्रुप 1 इंटरमीडिएट लेवल पर एक चैप्टर किया ओवरहेड्स, ध्यान आ रहा है आपको? ओवरहेड्स में पहले आपको बताया गया डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, वर्ड आ रहे हैं याद कुछ, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन, फिर अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, यानी पहले ओवरहेड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में कैटेगराइज कर लीजिए, फिर डिपार्टमेंट्स के लिए एक रिकवरी रेट निकालिए, फिर उसे आपने नाम दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एक रिकवरी रेट निकालकर उसे उस रिकवरी रेट की हेल्प से प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओवरहेड का अमाउंट ऐड कीजिए। रिकवरी रेट नहीं पढ़े थे क्या? एज ए परसेंटेज ऑफ मेटेरियल कॉस्ट, एज ए परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, पर यूनिट बेसिस। कितने सारे तरह के रिकवरी रेट आपने पढ़े, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सोचकर बताओ जरा। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, आपने उसके लिए निकाल दिया, आपने उसके लिए निकाल दिया लेबर आर रेट। एक बात बताइए, लेबर आर रेट आपने निकाल दिया, उस डिपार्टमेंट का रेंट किस तरह से लेबर आवर्स पर डिपेंड करेगा? सोचकर बताओ। उस डिपार्टमेंट की स्टोरेज कॉस्ट किस तरह से लेबर आवर्स से लिंक करोगे? इंस्पेक्शन कॉस्ट किस तरह से लेबर आवर्स से लिंक करोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट किस तरह से लेबर आवर्स से लिंक करोगे? लेकिन वहां हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने कहा ठीक है, एक सिंगल बेसिस पर एक ब्लैंकेट रेट निकाल दीजिए। जब सारे ओवरहेड्स को एक ही बेसिस पर एब्जॉर्ब कर देते हैं तो उसे हम नाम दे देते हैं ब्लैंकेट रेट, सिंगल रेट। लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड्स या किसी पर्टिकुलर कंपनी के सारे ओवरहेड्स किसी एक ही बेसिस पर एब्जॉर्ब किया जाना ठीक होगा? इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट कि कोई भी ओवरहेड्स का अमाउंट है, पहले उसे एक्टिविटी में कैटेगराइज कीजिए कि कौन से ओवरहेड का अमाउंट किस एक्टिविटी से रिलेटेड है।
हर एक्टिविटी के लिए एक अलग से रेट निकालिए, उस रेट को नाम दिया गया कॉस्ट ड्राइवर रेट, और हर एक्टिविटी के लिए अलग से कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालकर तब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओवरहेड का अमाउंट ऐड किया जाना चाहिए। तो हम कैसे एक्टिविटी के बेसिस पर कॉस्टिंग करेंगे? आपने वर्ड सुने मेरे, कैसे एक्टिविटी के बेसिस पर कॉस्टिंग करेंगे, यहां पर सीखेंगे। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी इस चैप्टर में बिल्कुल ओवरहेड जैसा चैप्टर ही है ये। जैसे ओवरहेड चैप्टर में हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करने की बात करते थे कि कितना अमाउंट किस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी हम ओवरहेड के अमाउंट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करने की बात करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, एक बात बताइए, आप हमारा ये सिलेबस परचेज करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, एज द केस में भी बताओ जरा। आप अगर हमारा ये सिलेबस परचेज करने वाले हैं तो इसका जो प्राइस आप लोगों के लिए हमने तय किया है, क्या लगता है आपको? कॉस्ट कंसीडर करके किया होगा? आप सोचकर बताइए, क्या लगता है कॉस्ट को कंसीडर करके किया है? नहीं, गलत समझ रहे हैं आप अगर कॉस्ट समझते हैं तो। सर फिर कैसे तय करते हैं? हम देखते हैं कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या है, इसी सिलेबस के मार्केट में जो अदर फैकल्टीज प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन को मीट करते हुए हम अपना प्राइस फिक्स करते हैं। सोचो जरा, अगर कॉस्ट को ही कंसीडर करके करने लगे तो एक एप्पल कंपनी, वो मोबाइल फोन मार्केट में सेल करती है, एप्पल के मोबाइल फोन देखें आपने, फिर सैमसंग कंपनी, फिर माइक्रोमैक्स कंपनी, कितने सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में अपना मोबाइल फोन लेकर आए हुए हैं। आप एक बात बताओ, सेम फीचर्स एप्पल के प्रोडक्ट में, सेम फीचर्स एप्पल के प्रोडक्ट में मोबाइल फोन कितने का? सर 1.5 लाख का। वही सेम फीचर्स सैमसंग के प्रोडक्ट में, सैमसंग के मोबाइल फोन में, सर मोबाइल फोन कितने का? 70 से 80 हजार रुपए का, हालांकि इतना भी नहीं होगा। वही सेम फीचर्स माइक्रोमैक्स फोन में मिल जाए, उसका प्राइस कितना? 10 से 15 हजार रुपए है। ऐसा क्या है? ऐसी एप्पल की क्या कॉस्ट है जो सैमसंग और माइक्रोमैक्स की नहीं है? और अगर कॉस्ट लगभग सेम है तो प्राइस इतना वेरी क्यों कर रहा है? आप बात को समझें, एक ब्रांड नेम और दूसरा कंपटीशन को मीट करना। यानी पहले फिक्स करेंगे सेलिंग प्राइस, पहले फिक्स करेंगे सेलिंग प्राइस, फिर देखेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना अर्न करना है, कितना परसेंट अर्न करना है या कितने अमाउंट का प्रॉफिट अर्न करना है, और सेलिंग प्राइस फिक्स करके डिजायर्ड प्रॉफिट को माइनस करेंगे और फिर जो कॉस्ट आएगी। आपने आज तक ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कॉस्टिंग करते समय क्या पढ़ा है? सर पहले कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब सेलिंग प्राइस आएगा। और मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इसे उल्टा कर दीजिए, सबसे पहले सेलिंग प्राइस फिक्स कीजिए कितना रखना है कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद उस सेलिंग प्राइस में आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो प्रॉफिट माइनस कीजिए, और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या बचेगी? कॉस्ट। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा कि इस कॉस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, इस कॉस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। यानी कंपनी का अब ये टारगेट होगा कि इस कॉस्ट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए। इस कॉस्ट को हम नाम देंगे टारगेट कॉस्ट। यानी कंपनी का टारगेट इस कॉस्ट को अचीव करने का है। कैसे निकाली जाती है ये टारगेट कॉस्ट, या कैसे हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के नजदीक लेकर जाएंगे, हम ये टारगेट कॉस्ट कैसे अचीव कर पाएंगे, सीखेंगे हम इसे यहां पर टारगेट कॉस्टिंग में। आपको नहीं लग रहा कि सर ये इतना सारा सिलेबस आपने बता दिया, इंटर में तो हमने सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम सुन रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम सुन रखा है, और तो सब कुछ ही नया चल रहा है। मैंने तो आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था। आगे देखिए, थ्रोपुट अकाउंटिंग। थ्रोपुट अकाउंटिंग क्या है? देखिए बहुत सारी कंपनीज में लेबर कॉस्ट भी फिक्स्ड होती है, आपको पता है।
आज की डेट में फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर पर मंथ लेता है, पर मंथ। और जब लेबर कॉस्ट फिक्स्ड हो जाए तब उस कंपनी को अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, अपनी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? थ्रूपुट अकाउंटिंग के थ्रू। यानी इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लेबर को भी फिक्स्ड लेकर चलेंगे। सर मतलब एक और नई तरह की अकाउंटिंग, लेबर को फिक्स्ड मान लिया जाएगा? ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा? जिस कंपनी में लेबर फिक्स्ड है उस कंपनी के लिए थ्रूपुट अकाउंटिंग अप्लाई की जाएगी। कैसे की जाएगी सीखेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट में मैंने लिखा है डिसीजन मेकिंग। अगर इस डिसीजन मेकिंग को मैं यहां पर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट भी कह दूं तो भी गलत नहीं होगा। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट हमारा ये बुक देखता है या हमारा सिलेबस देखता है और उसमें कहता है सर इसमें आपने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग नहीं लिया, इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हुआ या और भी बहुत सारे प्राइसिंग कॉन्सेप्ट हुआ कि प्राइसिंग पॉलिसी हुई, अलग से हमने उसे टॉपिक नहीं बनाया है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो भी आप स्टडी मटेरियल में देख पाते हैं, स्टडी मटेरियल में देखें तो आपको देखने को मिले, और मेरे इस यहां पर जो मैंने लिखा है नोट डाउन किया है इसमें देखने को ना मिले तो समझ लेना वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट, वो सारे टॉपिक इस डिसीजन मेकिंग में कवर किए हुए हैं हमने। सिलेबस में कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, पूरा 100% हम सिलेबस कवर करके चलेंगे। जो भी छोटे 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 कॉन्सेप्ट हैं वो कवर होंगे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में। और इसमें बताने जैसा क्या है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इसलिए हमने उसे डिसीजन मेकिंग का नाम दे रखा है। ये बात क्लियर हो गई। ये हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस। ऑपरेशंस रिसर्च, अब इसमें आपके लिए क्या बताने वाला है, आपने कुछ टॉपिक पहले भी पढ़ रखे हैं, बस और डिटेल्ड एनालिसिस हमें यहां पर करना सीखना है। असाइनमेंट, आपके पास 4 वर्कर्स हैं, आपके पास 4 जॉब्स हैं, कौन सी जॉब किस वर्कर से कराई जाए जिससे कि कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, कौन सी जॉब किस वर्कर को असाइंड की जाए, असाइंड, जिससे कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, या ऐसे कहें जिससे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो हमें यहां पर वो असाइनमेंट करना है। पर्टिकुलर जॉब का, पर्टिकुलर वर्कर को असाइनमेंट करना है कि कौन सी जॉब किस वर्कर से कराएं। कैसे असाइनमेंट किया जाता है यहां पर सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर उसने 3 फैक्ट्री लगा रखी हैं, अलग अलग लोकेशन पर उसने 5 सेलिंग शोरूम खोले हुए हैं जहां पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अच्छा, बनता कहां है? फैक्ट्री में। बेचा कहां जाता है? शोरूम में। किस फैक्ट्री से प्रोडक्ट को बनाकर किस शोरूम में ट्रांसपोर्ट किया जाए? मैंने क्या कहा? किस शोरूम में ट्रांसपोर्ट किया जाए जिससे कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। अब आप समझो, ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जब ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन बाद में एनालिसिस किया गया कि ये तो बहुत सारी जगह यूज हो सकता है। पोर्टफोलियो बनाते समय भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज हो सकता है कि कब किस साल में कितना अमाउंट किस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाए। चलो वो बाद की बातें हैं, बाद में समझेंगे उन्हें। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी किस फैक्ट्री से किस सेलिंग आउटलेट को प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करें, कितना करें जिससे कि कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो, या ऐसे कहें जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब एक वर्कर मैनुअली मैनुअली ये ध्यान रखना, जब एक वर्कर मैनुअली फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो सबसे पहली बार में वो यूनिट बनाने में जो टाइम लेता है उससे नेक्स्ट यूनिट बनाने में, बिल्कुल वैसे ही यूनिट बनाने में टाइम कम लेता है। उसी जैसी और तीसरी यूनिट बनाने में टाइम और कम लेता है। और क्यों कम लेता है? क्योंकि वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को
लर्न करने लग जाता है। आप भी समझो ना, मैं एक चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा आपको, अगली क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप वैसा ही क्वेश्चन घर पे जाकर होमवर्क बनाओगे तो हो सकता है आपको 1 घंटा लगे। सेम उसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन बनाओगे तो अब 1 घंटा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको तरीका पता चल जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लर्निंग कर्व के इफेक्ट में लेते हैं। यानी जब सेम टाइप की मैन्युफैक्चरिंग एक वर्कर बार 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 करेगा तो धीरे धीरे वो उस प्रोसेस को लर्न करने लगेगा और हर नेक्स्ट यूनिट को बनाने में प्रीवियस यूनिट के कंपैरिजन में टाइम कम कंज्यूम करेगा। अब कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना नहीं करेगा, कैसे कंप्यूटेशन होगी, इस चैप्टर में सीखेंगे लर्निंग कर्व में। सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन पास्ट डेटा को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को एस्टिमेट करना है। यानी हम पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखेंगे, पास्ट डेटा को लेंगे, पास्ट डेटा से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, फ्यूचर को एस्टिमेट करेंगे उस पास्ट डेटा के बेसिस पर। यह एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? इस एस्टिमेशन करने को नाम देते हैं सिमुलेशन करना। ये सिमुलेशन कैसे करते हैं यहां पर सीखेंगे। पर्ट, सीपीएम, नेटवर्किंग। पर्ट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इस लेवल पर। पर्ट की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे कंप्यूट होती है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कैसे कम किया जा सकता है, क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे इंटर लेवल पर आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने की बात की थी, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात नहीं होगी। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, उसे एक नेटवर्क के थ्रू प्रेजेंट करना, उसे एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना नेटवर्क बनाना कहलाता है। और उस नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम किया जाए तो कॉस्ट बढ़ेगी। अब किस तरह से हम उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करें, कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। पर्ट, सीपीएम या नेटवर्किंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी आप कहें। लास्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग। आप किसी भी फील्ड में जाइए, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं, उनका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, प्रोडक्ट हैं बहुत ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड है ज्यादा, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कितना डिवोट किया जाए जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके या कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने इंटर लेवल पर एक कॉन्सेप्ट किया होगा की फैक्टर। क्या सर यहां पर की फैक्टर नहीं है? है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग में ही डिस्कस करूंगा मैं। जब मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तो वहां पर की फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी आएगा। की फैक्टर में हमने क्या सीखा? इंटर लेवल पर तो सीखा ही है, अभी फाइनल में तो हम डिस्कस करेंगे आगे। वहां पर आपको सिखाया जाता है कि सर अगर लेबर आवर्स लिमिटेड हैं और सेम वर्कर किसी भी प्रोडक्ट में काम कर सकता है तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनवाया जाए, यानी किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स बनाकर मार्केट में बेची जाए, क्योंकि सारी यूनिट तो बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि लेबर लिमिटेड है, लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है। तो जहां पर लिमिटिंग फैक्टर की बात आती है, आपको पता होगा आपने लेबर आवर्स को कंसिडर करते हुए रैंक दी और रैंक के बेसिस पर फिर बनाया आपने ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। लेकिन एक बात सोचिए, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि सर लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, मशीन आवर्स ये भी लिमिटिंग फैक्टर है, मटेरियल ये भी लिमिटिंग फैक्टर है, कैश, क्योंकि कैश होगा तभी तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, कॉस्ट पहले खर्च करेंगे तभी तो बनाकर मार्केट से रेवेन्यू जनरेट हो कर पाएंगे। तो मैंने कहा कैश भी लिमिटिंग फैक्टर है। यानी अगर लेबर भी लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल भी लिमिटिंग फैक्टर, मशीन आवर्स भी लिमिटिंग फैक्टर, तो आप मुझे ये बताओ रैंक कैसे दोगे? सर अगर लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर होते थे तो हम निकालते थे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर,
मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर होते थे तो हम निकालते थे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होता था तो हम निकालते थे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, या जैसा भी मटेरियल दिया होता था, केजी में हो, लीटर में हो। लेकिन मैंने कहा रैंक तो आप इस तरह से दे देते थे, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में मटेरियल भी लिमिटिंग फैक्टर हो, लेबर आवर्स भी लिमिटिंग फैक्टर हो और मशीन आवर्स भी लिमिटिंग फैक्टर हो, कैसे रैंक दोगे? एक बार जरा मुझे भी बता दो। अगर लेबर आवर्स को लिमिटिंग फैक्टर लेकर रैंक दोगे तो रैंकिंग कुछ और आएगी, मशीन आवर्स को लिमिटिंग फैक्टर लेकर रैंक दोगे तो रैंकिंग कुछ और आएगी, मेटेरियल को लिमिटिंग फैक्टर लेकर रैंक दोगे तो रैंकिंग कुछ और आएगी। कैसे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाओगे? किसी कंपनी में कितनी भी लिमिटेशंस क्यों ना हो, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है, वो कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी लिमिटेशंस क्यों ना हो, हर लिमिटेशंस में से आपको एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकाल कर देगी। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है, यानी ये तो प्योरली मैथमेटिकल टेक्निक है। कैसे हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकाल पाएंगे मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर के केस में, सीखेंगे हम लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के अंदर। ये हमने आज की क्लास में सिर्फ अपने सिलेबस का ओवरव्यू लिया है कि आखिर हमें यहां पर सीखना क्या है। अब आप ये समझ लीजिएगा, इस पार्ट को तो हो सकता है आप ये कहें कि सर हमने इंटर में कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, इस कॉस्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट पर ध्यान दें और बताएं आपने क्या पढ़ा है। सिर्फ नाम सुन रखे हैं सर, नहीं पढ़ा भी है हमने, मार्जिनल पढ़ा है, स्टैंडर्ड पढ़ा है। बेटे जब कराऊंगा ना आपको ये, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने पढ़ा है और कितना हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा सिलेबस है फाइनल का। कैसे आपने ये सिलेबस हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू देखना है वो भी मैं बता देता हूं। क्या बुक रेफर करनी है, क्या नहीं करनी है, सर कहां से पढ़ना है। बेटे जो हमारा मटेरियल आपको मिलेगा, जो हमारी बुक आपको मिलेगी, उसके अलावा आपने कुछ भी रेफर नहीं करना है। अब स्टूडेंट की कंफ्यूजन, क्या सर हमें स्टडी मटेरियल भी नहीं देखना? स्टडी मटेरियल से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, रेलेवेंट वर्ड यूज कर लिया है मैंने, और सबसे पहला ही टॉपिक रेलेवेंट कॉस्ट लिखा था। जो भी क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं हमने अपने मटेरियल में वो पहले से ही कवर किए हुए हैं, इसलिए आपको स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा, फिर से कह रहा हूं, स्टडी मटेरियल के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस हमारे बुक में पहले से ही कवर्ड हैं, आपको अलग से स्टडी मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है सर, हमें ना ये वाला क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है और समझ नहीं आ रहा। ये आपको भी पहले से, अगर आप इंटर लेवल क्लियर कर चुके हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्लियर कर चुके हैं, तभी तो फाइनल की वीडियो देख रहे हैं। अगर आप फाइनल लेवल पर आ चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि स्टडी मटेरियल में न जाने कितनी सारी गलतियां होती हैं। उस स्टडी मटेरियल पर पहले से काम करके, बहुत टाइम लगाकर, जो क्वेश्चन गलत हैं उन्हें ठीक करके हमने अपनी बुक में डाल रखा है। जो क्वेश्चन गलत हैं और ठीक हो ही नहीं सकते वो हमने हटा दिए। जो क्वेश्चन गलत है और ठीक हो ही नहीं सकता, वो एग्जाम में तो आने का चांस 1% भी नहीं है, वो क्वेश्चन हमने हटा दिया। और आज इतना टाइम लगा लेने के बाद हमने अपना मटेरियल तैयार किया हुआ है, और आज एक बच्चा हमसे कहे कि सर स्टडी मटेरियल का ये वाला क्वेश्चन, आज की डेट में उस स्टडी मटेरियल पर वापस जाना हमारे इतना टाइम लगाकर किए गए काम को बेकार कर देना है। तो इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं और फिर से कह रहा हूं, आपको स्टडी मटेरियल भी देखने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको हमारे मटेरियल में मिलने वाले हैं। सर क्या हमें स्कैनर देखने की जरूरत है? कोई स्कैनर की जरूरत नहीं है। स्कैनर में एक लिमिटेड पीरियड के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के पड़े होते हैं। दूसरी बात, हर 4 साल बाद आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो जाता है हमारा। अभी कोविड वगैरह की वजह से सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, हर 4 साल बाद हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है। अच्छा, स्कैनर में क्या चेंज करेंगे? स्कैनर में आज से 8 साल पुराना क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा लिखा हुआ, चाहे वो आज की डेट में हमारे सिलेबस में हो या ना हो। तो इस बात को समझें, स्कैनर की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो भी हमारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं,
वो सारे हमने अपने मेटेरियल में कवर किए हुए हैं। यानी आप ये समझ लीजिए हमारे मेटेरियल के अलावा आपको कुछ भी रेफर नहीं करना है अगर आप सीएमए फाइनल स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि ये बुक, ये क्लासेस हमने एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल रिकॉर्ड की हैं। इतनी बात ठीक हो गई। अच्छा सर, हम पढ़ेंगे कैसे? जब आप पढ़ेंगे, आपने किस तरह लेक्चर्स परचेज किए हैं, कैसे आपने गूगल ड्राइव के थ्रू लेक्चर परचेज किए हैं या पेन ड्राइव के थ्रू लेक्चर परचेज किए हैं, उनका सीक्वेंस आपको गूगल ड्राइव में या पेन ड्राइव में क्या दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप पहले कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुन रहे हो? स्टूडेंट कहता है सर पहले कहां से स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें? मैं क्या कह रहा हूं, पहले आप कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस जो होगा वो यही रखेंगे जिस सीक्वेंस में मैंने यहां पर आपको सिलेबस नोट डाउन कराया है। हो सकता है गूगल ड्राइव लिंक में या पेन ड्राइव में आपको ये सीक्वेंस ऊपर नीचे कोई चैप्टर मिल जाए, नंबर कुछ और ऑर्डर में वहां पर हो। आपने सबसे पहले नंबर पर रेलेवेंट कॉस्ट करना है, सेकंड नंबर पर मार्जिनल, मेक और बाय, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सीक्वेंस आप फॉलो करते हुए चलेंगे। और जब ये कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा देन फिर सेम सीक्वेंस हम रखेंगे ऑपरेशंस रिसर्च पर, यानी पहले असाइनमेंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन, लर्निंग कर्व, सिमुलेशन, पर्ट सीपीएम एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इस सीक्वेंस में आपको ये सिलेबस हमारा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा काम सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू देना था, फील करना कि सिलेबस में इंस्टीट्यूट हमें क्या सिखाना चाहता है या कल आप फ्यूचर में किस तरह का डिसीजन कंपनी को देने वाले हैं, वो काम भी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और नेक्स्ट क्लास आप जहां से स्टार्ट करोगे वो मैंने आपको बता दिया, रेलेवेंट कॉस्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि यहां से ही मैंने ये सिलेबस स्टार्ट किया है इंटर का लिंक करते हुए, तब हम फाइनल के सिलेबस पर पहुंचे हैं। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेलेवेंट कॉस्ट एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।